हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ेंगे अग्रेरियन स्ट्रक्चर, कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया। चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं, दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का देखा था इंट्रोडक्शन एंड हमने जाना था कि क्या क्या फीचर्स होते हैं रूरल सोसाइटी के, किस तरह से ये पूरी रूरल सोसाइटी जो है वर्क करती है। अच्छा, एक चीज हमने वहां पर पढ़ा था, हमने देखा था कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स है। और ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये आपकी फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी भी है, आपकी मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी है। यानी कि इन शॉर्ट ये जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है इसकी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिली रूरल सोसाइटी में। Now this agricultural land is the single most important resource and form of property in rural society, है ना। ये जो है हमारी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी भी है और साथ ही साथ जो है हमारे लिए रिसोर्स भी है। But it is not equally distributed among people living in particular village और region। लेकिन एक particular village में या region में जितने भी people रहते हैं उसमें ये equally distributed नहीं होता है। So यहाँ से हम start कर रहे हैं, इस background में हम start कर रहे हैं हमारा आज का topic, that is agrarian structure। ठीक है, क्या होता है अग्रेरियन स्ट्रक्चर, इसको हम समझेंगे वन बाय वन। उसके पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं आपके एग्रीकल्चरल सोसाइटी या फिर रूरल सोसाइटी के क्या फीचर्स होते हैं। सो दिस सोसाइटी इज स्मॉल इन साइज, पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप्स, ट्रेडिशनल पैटर्न पर बेस्ड होती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड या मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है? आपका एग्रीकल्चर, लेकिन इसके अलावा और भी ढेर सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो थोड़ा सा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड पर आते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड पर आते हैं जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है दिस इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सभी के पास में इक्वली नहीं है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। Nor does everyone have access to land। अब unequal distribution का मतलब क्या होता है कि just suppose these are the 5 people, so इनके बीच में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। इनके पास में जस्ट सपोज ज्यादा है, इनके पास में थोड़ा सा कम है, इनके पास में और कम है, इनके पास में बहुत सारा है, इनके पास में बिल्कुल थोड़ा सा इतू सा है। ठीक है, ये क्या है? ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और बहुत से ऐसे हैं जिसके पास में तो लैंड है ही नहीं। अब जस्ट सपोज ये बेचारा एफ है, इसके पास में तो कोई भी लैंड ही नहीं है, इसको किसी ने कोई लैंड नहीं दिया। सो इन फैक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन मोस्ट रीजन्स इज हाईली अनइक्वल अमंग हाउसहोल्ड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ ABCDEFG की ही बात नहीं है, बल्कि जस्ट सपोज जैसे मैंने कहा ये डी है, ठीक है, इसके पास में तो भैया बहुत सारा लैंड है। ठीक है, अब इसके जो बच्चे होंगे, जस्ट सपोज इसके 3 बच्चे हैं, P, Q और R। अब ये लैंड उनमें डिवाइड हो जाएगी तो इनमें भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितनी इसको मिलेगी उतनी ही दोनों को मिलने वाली है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हो सकता है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ इस तरीके का भी हो, यानी हाउस होल्ड्स के अंदर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का वो बहुत ही अनइक्वल है। In some parts of India, the majority of rural households own at least some land, usually very small plots। और बहुत सारे ऐसे parts हैं इंडिया में, majority है जहां पर सबके पास में बहुत छोटे छोटे plots होते हैं land के नाम पे। In other areas, as much as 40 to 50% of families do not own any land at all। और इसी में से करीब जो 40 से 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास में किसी तरह का कोई भी लैंड नहीं होता। तो अब आया समझ में कि ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। So this means that they are dependent on agricultural labor or other kinds of work for their livelihoods। तो ये एक चीज हमें क्या बताती है कि एग्रीकल्चर जो कि एक बड़ी ही मेन ऑक्यूपेशन है रूरल सोसाइटी में, उसमें लैंड की जरूरत है। अब क्योंकि ये लैंड सभी के पास में नहीं है या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब कि सभी के सभी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है, बाकी अदर ऑक्यूपेशंस भी हैं, यानी कि जो पीपल हैं वो दूसरे तरीके का वर्क भी करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। This of course means that a few families are well to do। और इसका एक और मतलब भी निकाला जा सकता है कि जिनके पास में ज्यादा लैंड है शायद सिर्फ वही फैमिलीज हैं जो बड़ी ही वेल ऑफ हैं, यानी कि उनके पास में इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली अच्छा खासा जो है एक उनका स्टेटस है, उनकी पोजीशन है, हम ये मान सकते हैं। द मेजॉरिटी लिव जस्ट अबव और बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी है दैट इज वेल ऑफ।
या फिर वेल एस्टैब्लिश्ड, और जो मेजॉरिटी है वो पॉवर्टी लाइन के बड़े ही आसपास है, ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो पुअर है, ठीक है, मेजॉरिटी कैसी है, दैट इज पुअर। ये हमें यहां तक की स्टडी से एक चीज समझ में आ रही है। और माइनॉरिटी का मतलब वो नहीं जो माइनॉरिटी हमने पहले पढ़ा है, माइनॉरिटी यहाँ हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी में हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, वो नहीं जो आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि सोशियोलॉजिकल साइंस में माइनॉरिटीज क्या होती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नाउ इन मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया वुमेन आर यूजुअली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड। अब भैया आ जाते हैं वुमेन्स के ऊपर, ये तो इन जनरल डिस्कशन हो गया। पर्टिकुलरली वुमेन की हम बात करें, सो मोस्ट ऑफ द रीजन्स में वुमेन के पास में तो कोई राइट ही नहीं है ओनरशिप ऑफ लैंड को लेके, उन्हें तो बिल्कुल अलग रखा जाता है। ये माना जाता है कि वुमेन्स का कोई अधिकार नहीं है इस जो है लैंड में, जमीन जायदाद में, क्योंकि वो तो भैया पराया धन है, माना जाता है ना, ऐसी बातें होती हैं, ठीक है, वो तो जो है पराया धन है, एक दिन किसी और के घर जाना है तो उसके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसमें देख लेगी अपना, उसको कोई प्रॉपर्टी देने का हमको जो है मतलब उसको प्रॉपर्टी रखने का कोई अधिकार नहीं। और ये क्यों माना जाता है, क्योंकि सोसाइटी में पेट्रीलिनियन किनशिप सिस्टम जो है प्रिवेल करता है एंड मोड ऑफ इनहेरिटेंस कुछ इस ही तरह का है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो इनहेरिटेंस होता है वो मेल लाइन में होता है, फीमेल लाइन में नहीं होता। और इसीलिए और क्योंकि पेट्रीलिनियल किनशिप सिस्टम है, यानी कि जो लाइन ऑफ डिसेंट है वो मेल्स के थ्रू चल रहा है, इसीलिए वुमेन का कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर। By law, women are supposed to have an equal share of family property. लेकिन अगर हम बात करें लीगली, यानी कि कानून के अनुसार, सो वुमेन्स का राइट है प्रॉपर्टी के अंदर आज के समय में। लेकिन पहले ये चीजें नहीं होती थी, है ना, पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी। इन रियलिटी दे ओनली हैव लिमिटेड राइट्स एंड सम एक्सेस टू लैंड ओनली एज पार्ट ऑफ हाउस होल्ड हेडेड बाय अ मैन। अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो हम कह रहे हैं कि बाय लॉ वुमेन के पास में प्रॉपर्टी राइट्स हैं, लेकिन ये राइट्स सिर्फ कहने के लिए हैं, लिमिटेड राइट्स हैं उनके पास में, ना ही लैंड को लेके उनकी उतनी ज्यादा एक्सेस। और जनरली पता है होता क्या है, प्रैक्टिकल चीज में आपको बताऊं, सो जैसे जब सपोज कोई फैमिली है, जैसे सपोज ये पेरेंट्स हैं, इनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और इनके जो है मान लीजिए 4 चिल्ड्रन थे, तो बाय लॉ इक्वली वो प्रॉपर्टी इन चारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चारों के बीच में प्रॉपर्टी का। अब जस्ट सपोज ये जो बी है ये है आपकी फीमेल, ठीक है, और बाकी जो है तीनों वो मेल हैं। अब ये तीनों मेल क्या करते हैं, एग्जैक्टली ये चीजें होती हैं, स्पेशली गांव देहात की अगर हम बात करें, सो वो इस बी को बोलते हैं फीमेल को कि तुम्हारी जितनी भी ये लैंड का वैल्यू है, जितने भी पैसे में ये बिकेगी ना, हम तुमको वो पैसे दे देते हैं, ये लैंड तुम हमको दे दो। और जनरली होता ये है कि जो फीमेल्स होती हैं वो अपने भाइयों को, मतलब ऐसे किनशिप रिलेशनशिप्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि वो अपने भाइयों को वो लैंड दे भी देती हैं। तो जनरली वुमेन्स के पास में ज्यादा राइट्स नहीं होते हैं विलेज एरियाज में, स्पेशली इसको हम अलग से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वुमेन्स की क्या कंडीशन है रूरल एरियाज में, यहाँ तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ इस एक चीज को हम अलग से डिस्कस करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपके लिए। एंड द टर्म अग्रेरियन स्ट्रक्चर इज ऑफन यूज्ड टू रिफर टू द स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। सो यहाँ पर इतनी सारी चीजों से एक चीज जो हमें समझ में आती है कि अग्रेरियन स्ट्रक्चर, ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, दैट इज स्ट्रक्चर और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। अब ये जो मैं इतना सारा आपको इतनी देर से जमीन जायदाद समझा रही थी, उसका मतलब क्या है कि ये जो लैंड होल्डिंग है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कहां पर, रूरल इंडिया में, उसे हम कहते हैं अग्रेरियन स्ट्रक्चर। और उस एक स्ट्रक्चर को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमें यह समझ में आया कि जो लैंड होल्डिंग्स हैं या फिर जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा ही अनइक्वल सा है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव एनी राइट्स रिगार्डिंग लैंड, या फिर उनका कोई एक्सेस नहीं होता लैंड को लेकर। एंड बिकॉज agricultural land is the most important productive resource in rural areas, access to land shapes the rural class structure। और क्योंकि अब जब यहाँ से हमको एक चीज समझ में आ गई है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स है रूरल एरियाज में, सो इसीलिए ये जो एक्सेस है लैंड को लेके कि किसके पास में कितना लैंड होगा, किसके पास में नहीं है, किसके पास में कितना होना चाहिए, ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है ये रूरल सोसाइटी के क्लास स्ट्रक्चर को शेप करता है। सो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अग्रेरियन स्ट्रक्चर, कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया। सो ये अग्रेरियन स्ट्रक्चर जो है ये रूरल एरियाज के कास्ट एंड क्लास डायमेंशंस को जो है फॉर्म करता है, शेप प्रोवाइड करता है।
Access to land largely determines what role one plays in the process of agricultural production. आपके पास में कितना लैंड है, कितना एक्सेस है लैंड को लेके, ये एक चीज डिटरमाइन करेगा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरी रूरल सोसाइटी में जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रोसेस में आपका क्या रोल होने वाला है। जैसे हमने सोशल रोल्स पढ़े थे, वैसे ही अब हम यहाँ पर जो है आपके अपने रोल्स पढ़ेंगे, कहाँ पर, रूरल सोसाइटी में। क्लियर है? आया यहाँ तक समझ में? कोई डाउट तो नहीं होगा ना? सो medium and large landowners are usually able to earn sufficient or even large incomes from cultivation, although this depends on agricultural prices which can fluctuate greatly as well as other factors such as monsoon. अब देखो होता क्या है, जो मीडियम और लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं, जिनके पास में बहुत ज्यादा लैंड होती है, वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं, यानी कि सफिशिएंट और उससे भी ज्यादा प्रॉफिट में ही रहते हैं हमेशा। बस हाँ, ये एक एक्सेप्शन है कि कभी कभी जो है एग्रीकल्चरल प्राइसेस अगर राइज हो जाते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, मॉनसून अच्छा नहीं आता है, तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होना, मतलब प्रोड्यूस कम होना, दैट इज एन एक्सेप्शन। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्योंकि इनके ज्यादा लैंड है, इनके पास में ज्यादा कल्टीवेशन होता है, ज्यादा हार्वेस्ट होती है, सो उससे इनको प्रॉफिट होता है। But agricultural laborers are more often than not paid below the statutory minimum wage and earn very little. अब देखो एक चीज जो हमने पहले भी समझी थी कि जैसे जस्ट सपोज ये एक लैंड है और ये जो लैंड ओनर है, इससे जो भी प्रोड्यूस होगा उसको सेल करेगा, जो भी प्रॉफिट आएगा इसके पास में आएगा, सो ये तो प्रॉफिट में है। लेकिन इस लैंड ओनर ने क्या किया है, यहाँ पर बहुत सारे लेबर्स लगा रखे हैं जो काम करते हैं। अगर ये लेबर्स काम नहीं करेंगे तो कोई प्रोड्यूस नहीं होगा। सो इन लेबर्स को क्या किया जाता है, जो लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, इन्हें सिर्फ एक मिनिमम वेज जो है पे कर दिया जाता है ताकि वो यहाँ पर आते रहें और वर्क करते रहें। जितना जरूरी, मतलब जितना उन्हें पे करना चाहिए उतना पे नहीं किया जाता, बस एक स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज एंड they earn very little. Their incomes are low, their employment is insecure, most agricultural laborers are daily wage workers. अब इनकी जो इनकम होती है वो बहुत ही लो होती, क्योंकि बहुत ही कम पे किया जाता है। इनका एम्प्लॉयमेंट हमेशा इनसिक्योर होता है, कब भैया लैंड ओनर इनको जो है निकाल दे जॉब पर से, उसका कोई भरोसा नहीं होता है ना। सो जो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी बहुत इनसिक्योर है। एंड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर्स आर डेली वेज वर्कर्स, और ये जो बहुत सारे लेबर्स हैं ये डेली वेज वर्कर्स होते हैं। डेली वेज वर्कर्स यानी कि जिन्हें डेली काम पे रखा जाता है और उस दिन का पेमेंट उन्हें उसी दिन कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जिसे हम ये भी एक मतलब दिहाड़ी मजदूरी भी कही जाती है, जैसे जब सपोज ये लैंड है और ये एक बी लेबरर है, सो इसको आज के लिए यहाँ पे काम करने को बोला और इसे बोला कि आज काम करोगे तो तुमको 100 रुपए दिए जाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द लेबरर जो होते हैं वो आपके डेली वेज वर्कर्स होते हैं एंड दे डू नॉट हैव वर्क फॉर मेनी डेज ऑफ द ईयर। और फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि इनके पास में बहुत दिनों तक काम नहीं भी होता है। जैसे मैंने कहा कि एक लैंड ओनर है, वो लेबरर को रखेगा काम करने के लिए, अब उसने काम किया, उसको मिनिमम पे किया और काम हो गया। क्योंकि जो जैसे हार्वेस्ट की हम बात करें, कल्टीवेशन की हम बात करें, क्रॉप्स को सो करने की बात हम करें, सो ये ऐसा तो है नहीं कि साल भर चलता है ना। ऐसा साल भर नहीं होता है, जिसकी वजह से लेबरर्स के पास में साल के बहुत दिनों तक काम नहीं भी होता है। डेली वेज वर्कर्स के पास में ऐसा है कि काम मिल गया तो पैसे आज मिल जाएंगे, काम नहीं मिला तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। सो ये जो एक पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, जहां पर साल के पूरे दिन आपके पास में काम नहीं होता है, कभी काम होता है कभी काम नहीं होता, और जिस दिन काम होगा उस दिन के पैसे आपको मिल जाएंगे। सो यानी कि बहुत ही मिनिमम पेड हैं और अंडर एम्प्लॉयड हैं। Similarly, tenants, cultivators who lease their land from landowners have lower incomes than owner cultivators. अब जो tenants होते हैं, जिन्होंने जो है रेंट पर लैंड को लिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सपोज ये लैंड है, ए इसका लैंड ओनर है। अब ए क्योंकि इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो उसने सी को ये लैंड दे दिया कि तुम जो है इसको देखरेख करो, इसको मैनेज करो, इस पे प्रोड्यूस करो, और फिर उसके बाद में जो भी प्रॉफिट होता है वो किसके पास में जाएगा, डायरेक्टली ए के पास में। इसके पास में तो जो भी मतलब इसका परसेंटेज होगा उतने इसको मिल जाएगा। सो ये कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा टीनेंट। They have lower incomes than owner cultivators. जो लैंड ओनर्स होते हैं इनके पास में जितनी इनकम आती है उससे कम इनकम आती है टीनेंट्स के पास में। सो यानी कि ये क्या चीज दिखा रही है आपको, ये दिखा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स या फिर अग्रेरियन स्ट्रक्चर। रूरल सोसाइटी में किस तरह का अग्रेरियन स्ट्रक्चर होता है, एंड बिकॉज दे हैव टू पे अ सब्सटेंशियल रेंट टू द लैंड ओनर, ऑफन एज मच एज 50 to 75% ऑफ द इनकम फ्रॉम द क्रॉप। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सी जो है, जो टीनेंट है, उसको क्या करना होता है, जो भी प्रोड्यूस होता है उसे सेल करेगा, प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट भी और साथ ही साथ जो जैसे सपोज
ए ने अपनी लैंड सी को दी, तो उसने कहा कि इस लैंड से जितना भी प्रोड्यूस होगा उसका 50 से या फिर 75% तक तुम्हें मुझे पे करना है, फिर जो भी बचेगा वो तुम अपनी इनकम में भी रखना और साथ ही साथ जो लेबरर्स रखे हैं उन्हें भी पे करना। तो इस तरह से टेनेंट्स की इनकम जो है वो और भी ज्यादा लो होती है। तो सबसे हाई पे कौन हो गए? आपके मीडियम और लार्ज लैंड ओनर्स, फिर आगे आपके टेनेंट्स के बाद में आगे आपके लेबरर्स। क्लियर है? दिस इज योर अग्रेरियन स्ट्रक्चर इन दी रूरल सोसाइटी। देन आपका नेक्स्ट है कास्ट एंड क्लास स्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया। अब अभी हमने अग्रेरियन स्ट्रक्चर समझा, अब ये अग्रेरियन स्ट्रक्चर से कास्ट और क्लास जो है ये किस तरह से डिटरमाइन किए जाते हैं अग्रेरियन या फिर रूरल इंडिया में, उस एक चीज को हम समझेंगे। सो agrarian society therefore can be understood in terms of its class structure, but we must also remember structure that it is through the कास्ट सिस्टम। अब ये जो अग्रेरियन सोसाइटी है इसमें इसको हम समझ सकते हैं उसके क्लास स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और ये जो कास्ट सिस्टम है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि क्लास स्ट्रक्चर और कास्ट सिस्टम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, स्पेशली कंटेम्प्रेरी इंडिया के टाइम से ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है, कि जब आप अर्बन सोसाइटी को पढ़ोगे सो वहां पर इंपॉर्टेंस जो रखती है दैट इज क्लास, आप किस वर्ग से बिलोंग करते हो। अब जब आप रूरल इंडिया को पढ़ोगे सो यहां पे इंपॉर्टेंस कौन रखती है? कास्ट। लेकिन अब यहां पर जो एक चीज हम समझ रहे हैं दोनों को साथ में मिक्सअप करके समझेंगे। सो इन रूरल एरियाज देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास. This relationship is not always straightforward. We might expect that higher caste have more land and higher incomes, and that there is a correspondence between caste and class as one moves down the hierarchy. अब ये जो आपका कास्ट और क्लास सिस्टम है इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है रूरल एरियाज में। ये जो रिलेशनशिप है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद जो हायर कास्ट है उनकी जो इनकम्स है वो भी हायर है और उनके पास में बहुत सारा लैंड भी है, और ये जो दोनों के बीच का एक मतलब कास्ट और क्लास के बीच का ये जो एक रिलेशनशिप है ये जैसे जैसे हायरार्कियल होता है वैसे वैसे इनके बीच का करस्पॉन्डेंस हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें कैसे होती हैं वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे। सो इन मैनी एरियाज दिस इज ब्रॉडली ट्रू बट नॉट एग्जैक्टली। जो एक चीज हमने सोचा कि हो सकता है जो हायर कास्ट के पीपल हैं उनकी हायर इनकम्स हो, साथ ही साथ उनके पास में लैंड भी एक्सेस में हो। ठीक है, ये एक चीज हम सोच के चलते हैं कास्ट और क्लास डायमेंशंस के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज हमने पढ़ी हुई है पहले से ही कि जो आपकी रूरल सोसाइटी है, ठीक है, यहां पर रिजिड सोशल सिस्टम है। ठीक है, यहां पर कास्ट भी है क्लास भी है, सारी चीजें। स्पेशली कास्ट की हम बात करें सो एक आपकी अपर कास्ट है एक आपकी लोअर कास्ट है। जो अपर कास्ट है वो डोमिनेंट पोजीशन में है। कैसी पोजीशन में है? डोमिनेंट। और जो आपकी लोअर कास्ट है वो सबऑर्डिनेटेड पोजीशन में है। या फिर हम इन अदर वर्ड्स कहें सो जो आपकी अपर कास्ट है वो रूल कर रही है, मान सकते हैं ना, वेल्दी है, या फिर ये कहें कि वो जो है वो वेल्दी है। योर डोमिनेंट कास्ट इज वेल्दी व्हाइल योर सबऑर्डिनेटेड कास्ट इज पुअर। ये एक चीज हम मान के चलते हैं। सो जो अपर कास्ट है इसके पास में लैंड राइट्स भी हैं, एक्सेस भी है लैंड को लेके, और ये लैंड ओनर्स भी है। लेकिन वहीं सबऑर्डिनेटेड कास्ट की बात करें सो इनके पास में कोई राइट्स नहीं है, ये जस्ट सिंपली लेबरर्स हैं। ये एक चीज मानी जाती है ना, ये एक अजम्पशन के ऊपर, इसी एक एक्सपेक्टेशन के ऊपर हम रूरल इंडिया को समझते हैं। लेकिन ये सभी तरह से सही नहीं हो सकता। मतलब इन ब्रॉड इन जनरल हम इस एक चीज को बिलीव कर सकते हैं, बट इन पर्टिकुलर जरूरी नहीं कि सभी रीजन्स में ऐसा ही एक सिस्टम प्रिवेल करता हो। बिकॉज फॉर इंस्टेंस in most areas the highest caste, the Brahmins, are not major landowners and so they fall outside the agrarian structure although they are a part of rural society. अब इसमें हम एक एग्जाम्पल लें ब्राह्मण्स का। अब ये अपर कास्ट में आते हैं। जरूरी नहीं कि सभी रीजन्स में जो ब्राह्मण्स होंगे उनके पास में लैंड राइट्स होंगे, वो लैंड ओनर्स होंगे, उनके पास में बहुत सारी जमीन जायदाद है और उसके बाद में जो है वो सभी अग्रेरियन स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके पास में लैंड राइट्स हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लैंड राइट्स ना होने की वजह से हम उन्हें इस अग्रेरियन स्ट्रक्चर का पार्ट ही ना माने, इस रूरल सोसाइटी का पार्ट ही ना माने। दे आर द पार्ट ऑफ द रूरल सोसाइटी बट दे फॉल आउटसाइड द अग्रेरियन स्ट्रक्चर। यानी कि हो सकता
सकता है सभी के पास में लैंड को लेके एक्सेस ना हो, लेकिन फिर भी वो रूरल सोसाइटी के पार्ट तो हैं, और जरूरी नहीं सभी अपर कास्ट के पास में सारे राइट्स हों, और जरूरी नहीं सभी सबऑर्डिनेटेड कास्ट सिर्फ और सिर्फ लेबरर्स या पुअर ही हों। In most regions of India, the major land-owning groups belong to the upper caste. In each region, there is usually just one or two major land-owning caste who are also numerically very important. मोस्ट ऑफ द रीजन्स में इंडिया के जो हायर कास्ट हैं या फिर जो अपर कास्ट के हैं वही मेजर लैंड ओनिंग ग्रुप्स हैं, लेकिन सभी रीजन्स में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि ज्यादातर 2 या 3 मेजर लैंड ओनिंग कास्ट होती हैं और ये न्यूमेरिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? नाउ Such groups were termed by sociologist M.N. Srinivas as dominant caste। और ये वो जो ग्रुप्स जो कि न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है और जिसके पास में लैंड राइट्स भी हैं, उन्हें M.N. श्रीनिवास ने कहा है डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से पता है ना कि डोमिनेंट कास्ट क्या होती है, बहुत बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। जिन्हें लैंड राइट्स दिए गए थे, जिन्हें मैनेजमेंट ऑफ लैंड को लेके सारे राइट्स जो हैं उन्हें दिए गए थे और वो उसको मैनेज भी करते थे। और ये जो ग्रुप्स हैं ये न्यूमेरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए इनको जो है आगे चल के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स भी मिलते हैं, और ये इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना। ये एक चीज हमने पढ़ी हुई है। सो इन ईच रीजन द डोमिनेंट कास्ट इज द मोस्ट पावरफुल ग्रुप इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एंड डोमिनेट्स लोकल सोसाइटी। तो इसीलिए सभी रीजन्स में स्पेशली जो डोमिनेंट कास्ट है वो बहुत ही पावरफुल ग्रुप है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, और इसीलिए डोमिनेट भी करती है। Examples of dominant land-owning groups are the Jats and Rajputs of UP, Vokaligas and Lingayats in Karnataka, Kammas and Reddys in Andhra Pradesh and Jat Sikhs in Punjab। और इसके एग्जाम्पल्स ये हैं और ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हुई है रिगार्डिंग डोमिनेंट कास्ट, तो मुझे नहीं लगता कि इसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। Now, while dominant land-owning groups are usually middle or high-ranked caste, most of the marginal farmers and landless belong to lower caste group। अब जैसा कि हम देख रहे हैं जो आपके डोमिनेंट लैंड ओनिंग ग्रुप्स होते हैं वो स्पेशली मिडिल या फिर हायर कास्ट से ही बिलोंग करते हैं या हायर रैंक्ड कास्ट होती हैं, और जो आपकी लोअर कास्ट होती हैं दीज आर दी मार्जिनल फार्मर्स और दी लैंडलेस। ठीक है, ये एक चीज हम अभी तक नोटिस करते हुए आ रहे हैं। एंड इन ऑफिशियल क्लासिफिकेशन दे बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स दैट इज SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस। और हमारे ऑफिशियल क्लासिफिकेशन में इन लोअर रैंक्ड कास्ट को जो है SC ST या OBC के नाम से जाना जाता है। Now in many regions of India, the former untouchable or Dalit caste were not allowed to own land and they provide most of the agricultural labor for dominant land owning groups। अब हमने देखा है कि बहुत सारे regions में इंडिया में जो पहले के आपके untouchables जिन्हें कहा जाता था या दलित कास्ट जिसे कहा जाता था, ठीक है, रूरल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इन्हें लैंड ओनिंग राइट्स नहीं होते थे और उनको सिर्फ और सिर्फ जो है डोमिनेंट जो लैंड ओनिंग ग्रुप्स होते थे वो एग्रीकल्चरल लेबर प्रोवाइड करते थे। यानी कि भाई एक चीज जो मैंने आपसे को समझाई थी कि जो अपर कास्ट होगी वो डोमिनेंट पोजीशन में होगी, वो लैंड ओनर्स होंगे, उन्हीं में से टेनेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो लेबरर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके लोअर कास्ट से ही बिलोंग करेंगे। This also created a labor force that allowed the landowners to cultivate the land intensively and get higher returns। यानी ये वही लेबरर्स थे जिनकी मेहनत की वजह से ही इन लैंड ओनर्स को इतना ज्यादा कल्टीवेशन मिलता था और अल्टीमेटली उसको इन चीजों का प्रॉफिट होता था। The rough correspondence between caste and class means that typically the upper and middle caste also had the best access to land and resources and hence to power and privilege। और ये जो हम एक रफ करस्पॉन्डेंस देख रहे हैं कास्ट और क्लास के बीच का, ये एक चीज हमको दिखाता है कि अपर और मिडिल कास्ट के जो पीपल हैं इनके पास में लैंड राइट्स भी हैं, रिसोर्सेज भी इन्हीं के हाथों में है, वेल्थ भी इन्हीं के हाथों में है, पावर भी इन्हीं के हाथों में है। एंड दिस हैड इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस फॉर द रूरल इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस होते हैं रूरल सोसाइटी और रूरल इकोनॉमी के ऊपर, कि जहां पर कास्ट और क्लास डायमेंशंस इतने ज्यादा रिजिड हैं। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है आपकी क्लास 11th में कि रूरल सोसाइटी में चेंजेस लेके आना बहुत ही स्लो होता है इस रिजिड सोशल सिस्टम की वजह से। नाउ आई होप कि ये जो पूरा टॉपिक था ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या होता है। ये अग्रेरियन स्ट्रक्चर कास्ट और क्लास को रूरल इंडिया में किस तरह से डिफाइन करता है, किस तरह का एक रिजिड सोशल सिस्टम हमें रूरल इंडिया में देखने को मिलता है। नाउ आई होप सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट आपको यहां तक किसी भी चीज में नहीं होगा। एक और चीज, जो एक और टॉपिक इसी के अंदर है, दैट इज योर प्रोप्राइटरी
कास्ट। अब ये प्रोप्राइटरी कास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, इस एक चीज को हम समझते हैं। सो इन मोस्ट रीजन्स ऑफ द कंट्री अ प्रोप्राइटरी कास्ट ग्रुप ओन्स मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड कैन कमांड लेबर टू वर्क फॉर देम। बहुत सारे रीजन्स में प्रॉपर्टी कास्ट ग्रुप जो होते हैं इनके पास में रिसोर्सेज होते हैं, ये रिसोर्सेज को ओन करके रखते हैं और ये लेबर को कमांड करते हैं कि आपको कैसे काम करना है। ऐसी कास्ट को हम कहते हैं प्रोप्राइटरी कास्ट, जिसके पास में रिसोर्सेज हैं और वो कमांड करिए किसको, लेबर को, कि किस तरह से आपको काम करना है और क्या काम करना है। Until recently, practices such as बेगार और फ्री लेबर were prevalent in many parts of the northern India। आपने पहले भी ऐसा देखा होगा, ऐसे टीवी सीरियल्स के थ्रू इस एक चीज को दिखाया गया है, मूवीज के थ्रू भी दिखाया गया है कि बेगार या फ्री लेबर, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पहले प्रिवेलेंट होता था। कैसा कॉन्सेप्ट है ये? मेंबर्स ऑफ लो रैंक्ड कास्ट ग्रुप्स हैड टू प्रोवाइड लेबर फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज पर ईयर टू द विलेज जमींदार और लैंडलॉर्ड। जो गांव के जमींदार होते थे या लैंडलॉर्ड होते थे, जिनके पास में बहुत सारी जमीन वगैरह होती थी, उस पर वो जो भी प्रोड्यूस करते थे उसके लिए लेबर्स की जरूरत होती थी। अब एक कॉन्सेप्ट जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे मजदूर होते थे या गरीब होते थे गांव के, जिन्हें पैसे की जरूरत होती थी। जैसे जस्ट सपोज कोई पर्सन है, उसकी बेटी की शादी है, उसकी शादी के लिए उसको पैसा चाहिए लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है, तो वो गया जमींदार के पास में कि आप जो है मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी। तो उसने क्या किया, उसको पैसा दे दिया और कहा कि इस पैसे के बदले में तुम्हें साल भर मेरे यहाँ पर काम करना है। ठीक है, तुमको क्या करना है, साल भर मेरे यहाँ पर काम करना है, मेरे खेत पे काम करना है, उसका मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दूंगा, कोई भी सैलरी नहीं दूंगा, बस तुम फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यहाँ पर काम करोगे। अब वो उसने हाँ भर दी क्योंकि उसको भी यह पैसे की जरूरत थी, उसने पैसा लिया, अपनी बेटी की शादी करी और जो है वहां पर काम करने लग गया। एक ये कॉन्सेप्ट रहता था और दूसरा हायर कर लिया जाता था कि आपको साल में इतने दिन जो है हमारे यहाँ पर काम करना है, जिसे बंधुआ मजदूरी, बेगार या फ्री लेबर कहा जाता था। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले के समय में हमारे यहाँ पर प्रिविलेंट था। आज जरूर हमें ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलते, फिर भी लेकिन बहुत से विलेजेस में ये चीजें चलती हैं। एंड सिमिलरली lack of resources and dependence on the landed class for economic, social and political support mean that many of the working poor were tied to landowners in hereditary labor relationships such as the Halpati system in Gujarat and Jita system in Karnataka। अब ऐसे ही रिसोर्सेज की कमी की वजह से, जैसे मैंने आपसे कहा कि वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तो जमींदार के पास गए, उससे पैसा ले लिया। सो ये जो इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली लैंडेड क्लास होती थी, इनके पास में बहुत सारी पावर होती थी। तो ये क्या करते थे, वो पुअर पीपल को अपने यहाँ पर काम पे रख लेते थे, फिर वो भी काम करते थे, फिर उनके जो बच्चे होते थे वो भी वहीं पर ही काम करते रहते थे। तो यानी कि एक तरीके का हेरिडिटरी लेबर रिलेशनशिप्स हमको यहाँ पर देखने को मिला। और ये चीजें हमें, जैसे हलपति सिस्टम गुजरात में प्रिवेलेंट था, जीता सिस्टम जो कर्नाटका में प्रेवलेंट था, वहां हमें ऐसी प्रैक्टिसेस देखने को मिली। Although such practices have been abolished legally, they continue to exist in many areas। इस तरह की प्रैक्टिसेस को हमने लीगली बैन तो कर दिया है, अबॉलिश कर दिया, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे एरियाज में ये एग्जिस्ट करती हैं। In village of northern Bihar, the majority of the landowners are भूमिहार्स who are also the dominant caste। इसी का एक एग्जाम्पल है जो कि है आपके नॉर्दर्न बिहार का, जहां पर जो भूमिहार हैं, जिन्हें लैंड ओनर्स कहा जाता है, ये डोमिनेंट कास्ट की तरह रोल प्ले करते हैं। सो प्रॉपर्टी कास्ट में एक चीज हमको समझ में आई कि प्रॉपर्टी कास्ट क्या कौन होगी, जिसके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, जो लेबर्स को कमांड करते होंगे। इसमें हमने हलपति सिस्टम देखा गुजरात का, हमने कर्नाटका का जो है आपका जीता सिस्टम देखा, बॉन्डेड लेबर की बात हमने करी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इसके अंदर आते हैं। क्लियर है? सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए था। नाउ आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपका अपना कोई सजेशन है, कोई एग्जांपल है जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और चीज कि आप जो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे, तो क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज की वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 12th पढ़ना है, क्लास 12th पे क्लिक किया, 12th में ये सभी सब्जेक्ट की वीडियोस यहाँ पर आएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी ढेर सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे, यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहां से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहां से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।